अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ सीक्रेट्स और मैं हूं डॉक्टर मदीहा तारिक। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस और डेंगू जैसी बीमारियों से तंग आ चुकी है। इसके साथ साथ ही कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि जानलेवा तो नहीं होती लेकिन वो आपको सुकून से जीने भी नहीं देती हैं, जैसे कि कमर का दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधा का जाम हो जाना और ये सारी बीमारियां। नाज़रीन, जैसे कि आज के दौर में लोग कम से कम दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं और इन तमाम अमराज से, दर्द से निजात पाना चाहते हैं, ऐसे में फिजियोथेरेपी एक ऐसा शोबा जात है जिसमें दवाई और सर्जरी के बगैर ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने बुलाया है डॉक्टर आमिर सईद को, जिसको अगर आप फादर ऑफ पेप्टा कहेंगे तो भी गलत ना होगा। इनका फिजियोथेरेपी की फील्ड में तकरीबन पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है और वो तकरीबन पिछले 15 साल से शेख ज़ायद में एज अ HOD काम कर रहे हैं। जानते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र। सर, आपका फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा रोल है, आपने इतना ज़्यादा अरसा दिया इस फील्ड को, आप काइंडली बताएंगे लोगों को फिजियोथेरेपी असल में है क्या? फिजियोथेरेपी असल में ये है कि किसी एक डिजीज़ लाइक ले लें, अगर एक पेशेंट का कोई ऑपरेट होता है नी जॉइंट का, मैं एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, उस ऑपरेट के बाद उसमें डिसेबिलिटीज़ आ जाती है, उसके चलने में मुश्किल हो जाता है, उसकी वॉकिंग एयर ख़राब हो जाती है, तो फिजियोथेरेपी उसको उसकी एक्चुअल लाइफ में लेके आता है। मतलब फिजियोथेरेपी का हर फील्ड के अंदर एक बिग रोल है, लाइक एक डिज़ीज़ के अंदर, जिसमें आप फालिज, लकवा, बैक एक, नेक पेन, आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, जितनी भी न्यूरो की सर्जरीज हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं, उन सब में फिजियोथेरेपी का एक बिग रोल है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है वो सर्जरी के बाद है प्रोसीजर, सर्जरी से पहले इसका कोई रोल नहीं? सर्जरी से पहले भी ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी का, जैसे लाइक का एक लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है, जो अब बहुत ज़्यादा हमारे 150 के करीब लिवर ट्रांसप्लांट इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल में हो चुके हैं। आपने प्री ऑपरेटिव उसको भी आपने रेडी करना होता है, आपने उसके सारी मस्कुलर बॉडी को देखना होता है, क्योंकि उसको 12 घंटे का एनेस्थीसिया देने के बाद सारे मसल वीकनेस में चले जाएंगे। प्री ऑपरेटिव आप उसकी चेस्ट से लेके उसकी ऑल लिम्स की तमाम स्ट्रेंथनिंग देंगे ताकि ऑपरेट के बाद वो रिकवरी जल्दी हो जाए। तो इसीलिए प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव दोनों में रोल है फिजियोथेरेपी का। चलिए सर, ये तो इस तरह के इश्यूज हो गए, इस तरह के डिजीजेज हो गए जिसमें सर्जरी का रोल है, लाइक सर्जरी होनी है उसको हम पहले तैयार करते हैं या सर्जरी के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ऐसी डिजीजेज या ऐसी चीज़ें जिसमें सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उनको भी हम फिजियोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसके लिए मेडिसिन रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, या कुछ इसमें इसका कितना रोल है? देखिए, मेडिसिन का अपना एक रोल है, सर्जरी का अपना एक रोल है, फिजियोथेरेपी का अपना एक रोल है। अगर किसी जगह आके आप ये कहें कि विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी आप किसी पेशेंट को 100% ठीक कर सकते हैं, तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें मेडिसिन का मिनिमाइज रोल आप कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो पेशेंट दिन में कोई 4 टाइम पेन किलर्स खाता है तो उसकी शायद एक पेन किलर पे वो आ जाएगा, क्योंकि बॉडी की इन्फ्लेमेशन को इंटरनली तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। उसमें आप जॉइंट मोबिलिटी दे सकती हैं, उसकी स्वेलिंग एरिया को डिफरेंट मोडालिटीज़ के ज़रिए तो कम कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से प्रोड्यूस कर रही है स्वेलिंग को, तो उसके लिए तो आपको मेडिकेशन देनी पड़ती है। सर, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से सुना है और काफ़ी जगह पे लिखा हुआ भी देखा और बहुत एडवर्टीज भी ये चीज़ हो रही है कि फिजियोथेरेपी ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें मेडिसिन और सर्जरी के बगैर ट्रीटमेंट किया जाता है। वो एक मार्केटिंग है पेशेंट को, जैसे है ना कि वो एहसान चप्पल स्टोर पे वो अगर दुकान लगी हो तो एक जूती के नीचे लिखा होता जी 101.99 लिखा होता, वो जो 0.99 है ना वो नज़र नहीं आता पेशेंट को जी, बिल्कुल, या दुकान में चीज़ लेने वाले को। और समटाइम आपने देखा वो लिखा होता है अप टू 50%, वो अप टू 50 है ना, बड़ा माइनर सा लिखा होता है ताकि कस्टमर कैच हो जाए, अंदर आ जाए। ठीक हो गया। अब ये जितने भी इन लोगों ने लिखा है ना जी कि विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी हम आपको ट्रीट करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, ये झूठ है। और वही लोग उनको मेडिसिन और सर्जरी की तरह रिकमेंड भी कर रहे होते हैं। नहीं सर, वो तो बेसिकली ये होता है कि ऐसा केस जिसको आप नहीं ट्रीट कर सकते उसके लिए कंपलसरी हो जाती है सर्जरी, वो तो आप रिकमेंड कर देते हैं डेफिनेटली। लेकिन इस पॉइंट पे आप ये कहना चाहते हैं कि आप मेडिसिन को मिनिमाइज कर सकते हैं, आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैं ये होगा कि अगर एक पेशेंट लाइक आप एक एग्जांपल ले लें, आपके पास नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आया इन ग्रेड 3 में आया है, आप वो
टोटल स्टीरॉयड पे भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी पे भी है, कोएंजाइम्स पे भी है, और उसने कोई 6 महीने यूज़ की है, तो अब आप उसको ये कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू, कि उसकी वो जो 6 मंथ उसको खानी पड़ी, वो 2 मंथ खा के उसने उसको स्टॉप कर दिया। लेकिन ये नहीं हुआ कि आप वेरी फर्स्ट डे उसको ट्रीटमेंट दिया और मेडिसिन का जी स्टॉप कर दें और मैं आपको ट्रीट करूंगा तो आप ठीक हो जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। ये सब जगहों पे झूठ बोला जा रहा है और पेशेंट के साथ ब्लफ नहीं होना चाहिए। ओके हो गया सर। इसके अलावा सर आप काइंडली ये बताएंगे कि आपका इस चीज़ पे कितना बिलीव है कि जोन सा है ना एक कोलैबोरेशन में चलना चाहिए फिजियोथेरेपी में। लाइक ये है कि जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं दे आर कंसल्टेंट, बेसिकली वो बैठे हुए वो कंसल्ट भी कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमें नहीं ज़रूरत है किसी न्यूरो सर्जन की, किसी ऑर्थोपेडिक की या कुछ भी। लेकिन हमें अगर अथॉरिटी मिली है तो हम खुद डायरेक्ट अपने बंदे को कंसल्ट कर सकते हैं, अपने पेशेंट को, और हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे, बहुत सारे बल्कि ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं हम कोलैबोरेशन में चलेंगे, हम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि हमें रेफर होके आए, या फिर ऐसा हमें अगर लगे कि वो हमारा रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग नहीं भी है, हमारे येलो फ्लैग में आ रहा है, बट इसको कंसल्टेशन की ज़रूरत है किसी भी ऑर्थोपेडिक से, न्यूरो सर्जन से या किसी से भी, तो वो उसको रेफर कर देते हैं। तो इस चीज़ में आपका कितना बिलीव है? देखिए, फिजियोथेरेपी में एक तो आपकी डायरेक्ट अप्रोच आपको दी गई है बाई आपके डीपीटी सिलेबस में भी कि आप डायरेक्ट असेसमेंट कर सकते हैं, आप डायग्नोसिस तो कंप्लीट नहीं कर सकते ना। एक पेशेंट आपके पास बैकएक का आता है, वो कहता है मुझे बैकएक है और मेरी लेग में रेडिएट कर रही है पेन, तो आपकी असेसमेंट ये है कि आप उसकी स्ट्रेट लेग रेजिंग देखेंगे, उसको न्यूरोलॉजिकली देखेंगे, लेकिन आप ये नहीं देख सके कि आइदर उसकी स्पाइन के अंदर टीबी है, कैंसर है, कि किसी जगह ट्यूमर है, जी बिल्कुल, नर्व एंट्रैपमेंट है। वो डेफिनेटली है कंसर्न पर्सन से उसको आपको कंसल्ट करना चाहिए, रेफर करना चाहिए कि जी आप थोड़ा थ्रू आउट ये देख लें कि इसको कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है अंदर। अगर वहां से वो क्लियर होकर आता है तो देन आप एक प्रॉपरली एजेंडे के ऊपर उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसीलिए हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी बिजनेस हो, वो एक साइकिल होता है, उसको साइकिल से गुजर के आना चाहिए। अगर हम सब सोच लेंगे जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर हो या न्यूरोलॉजिस्ट हो तो वो कहे जी जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, तो वो भी गलत है। वो भी न्यूरोलॉजिस्ट भी सम टाइम न्यूरो फिजिशियन को कॉल अटेंड करवाता है, मेडिसिन वाले को कॉल अटेंड करवाता है कि यहाँ पे मुझे ये हर्डल हो रहा है, इसको जरा चेक करें कि आपकी स्पेशलिटी में तो नहीं आ रहा। वो जब आते हैं वो अपना रिकमेंड करते हैं कि नहीं जी ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर, अब आप अपना ऑपरेट करें इसको, तो उसको एक क्लियर रास्ता मिल जाता है। ठीक हो, इसीलिए हमेशा थ्रू प्रॉपर चैनल चलना। तो आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि कोलैबोरेशन में चलना चाहिए? अच्छा, कोलैबोरेशन में चलना चाहिए। ठीक हो गया। सर काइंडली आप मुझे ये बताएंगे कि फिजियोथेरेपी मेनली कौन कौन सी डिजीजेस को कवर करता है, लाइक कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं स्पेसिफिक, कौन सी हैं, और साइड में कौन सी आती है जिनके लिए फिजियोथेरेपी कंपलसरी होती है कि आप इन चीज़ों के लिए थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए आपको? क्योंकि लोगों को, जैसे अभी हमने बात की है कि अगर वो जाएगा न्यूरो सर्जन के पास या ऑर्थोपेडिक के पास, तो जस्ट लाइक फिजियोथेरेपिस्ट बाज दफ़ा ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जन्स भी यही करते हैं कि हमने इनको फिजियो के पास नहीं भेजना है, हम खुद इनको करते रहें कुछ भी, या सर्जरी की तरफ लेके जाएं या कुछ भी इस तरह का। तो आप क्या कहते हैं किस तरह की डिजीजेस इसमें इंक्लूड होंगे कि इनके लिए आपको जरूर फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? ये 3-4 सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। एक तो नंबर 1 के आप इवन तो अब तो ये दौर भी है कि किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास कोई पेशेंट जाके कहता है ना कि डॉक्टर साहब मेरी बैक एक है या मेरे घुटने, तो वो भी 2 गोलियां लिख के दे देती हैं। तो इस चीज को तो आप किसी जगह से भी डिनाई नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती, रूल्स के मुताबिक वो भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तो एक सेपरेट इश्यू हो गया। फिजियोथेरेपी देखें ज्यादातर किन फील्ड में या किन स्पेशलिटी में ज्यादा चलती है, ऑर्थोपेडिक में, न्यूरो सर्जरी में, या अपनी जनरल सर्जरी के अंदर और मेडिसिन में। इन 4 स्पेशलिटी में तो देयर इज अ बिग रोल है। सर मेडिसिन में फिजियोथेरेपी? मेडिसिन वालों के लिए फिजियोथेरेपी ये है कि जब पेशेंट को सीवियर हो जाता है तो फिजिशियन ने ही उसको गाइड किया ना, ठीक है, अपनी वार्ड में कि जी मेरा ये पेशेंट है, इसको फालिज हो गया, आके आप ट्रीट करें। मेडिसिन वाले ने एक जाके देखा है कि इस पेशेंट को लकवा हो गया, तो मेडिसिन वाले ने उसको आपको रेफर किया ना। जरूरी नहीं कि वो उस वक्त न्यूरो में गया, न्यूरो को वो भी बाद में रेफर करता है, पहले हमेशा पेशेंट फिजिशियन के पास जाता है। ठीक है, वो देखता है इधर ये वायरल इन्फेक्शन से उसको लकवा हुआ है कि इसको किसी जगह न्यूरोलॉजिकली फंक्शन में प्रॉब्लम आया। अगर तो उसकी एमआरआई में वो देखता है कि न्यूरोलॉजिकली कोई डेफिसिट हुआ है तो फिर तो वो कंसल्ट करता है न्यूरो सर्जन से। ठीक हो गया। तो अगर वो देखता है कि इसको एक वायरस की वजह से हुआ तो फिर वो खुद कंसल्ट करता है। तो इसीलिए इन 4 फील्ड में तो बहुत बड़ा रोल है।
उसके अलावा आप जनरल सर्जरी से लिया, जैसे आपको मैंने अभी बताया लिवर ट्रांसप्लांट ले लें, अब उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट का बिग रोल है पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि पेशेंट 11 घंटे से एनेस्थीसिया ले रहा होता है, उसके चेस्ट मसल बिल्कुल फ्लैप हो चुके होते हैं, ठीक हो गया, आपने दोबारा उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी करवानी है, उसकी बॉडी मूवमेंट दोबारा लेके आनी है, तो देयर इज अ बिग रोल है। इसलिए हर फील्ड में, इवन आपको मैं बताऊं फिजियोथेरेपिस्ट का ड्राई आइज में बहुत ज्यादा रोल है। जो लोग बहुत ज्यादा आइज ब्लिंकिंग करते हैं कि उनकी नर्व इंटरमेंट हो रही है, तो उसमें बिग रोल है फिजियोथेरेपी का। उसमें वो टेंस यूज करते हैं क्योंकि उनकी जितनी फेशियल नर्व्स आती हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आता है, तो वो उसके ऊपर भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। तो इसलिए हर फील्ड के हर डिजीज के अंदर फिजियोथेरेपी का, जहाँ सर्जिकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है वहाँ कहीं ना कहीं उसका रोल आ जाता है। चलो सर, ये तो हो गया कि आपका जो है ना बाकी चीज़ों से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड, सीवीए हो गया, ये चीज़ें आपने मुझे बताई हैं। आप काइंडली मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने पहले कहा कि आपको भी ये पढ़ाया जाता है कि आप भी कंसल्ट कर सकते हैं पेशेंट, तो वो कैसे डिजीजेज हैं या कैसे इश्यूज हैं जिनको डायरेक्ट आप कंसल्ट कर सकते हैं? कंसल्ट करने के लफ्ज को ना बड़ा वो दोहरा म्यार बना लिया, जैसे एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठा हुआ वो एक कंसल्टेंट बना है, FRCS FCPS बना है। नहीं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये मैं था, आने लगा वो कंसल्ट की तरफ यहाँ के, वो कैसे उसको कंसल्टेशन कैसे दे सकता है। फिर अगर आपके पास पेशेंट की डायरेक्ट अप्रोच हुई है तो वो जो कंसल्टेशन देगा वो अपने ट्रीटमेंट के वे में दे रहा है कि जी आपको ये बैकएक डायग्नोज हुई है, इसके अंदर आपको ये आपकी लैक ऑफ मूवमेंट हुई है और उसको मैं इस तरह करूंगा तो ये ठीक है। दिस इज द कंसल्टेशन, ठीक है, ये कंसल्टेशन कहलाती है। ये कंसल्टेशन नहीं है कि वो डायरेक्ट पेशेंट आएगा और उसको कह जी कि ये मैंने 4 एक्सरसाइजेस करवा दी हैं या ये मूवमेंट मैं आपको दूंगा तो आप ठीक है, आपने किसी के पास नहीं जाना। ये कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कंसल्ट किया उसने अकॉर्डिंग टू अपनी डिजीज के बारे में जो आफ्टर रिकमेंडेशन आया, ठीक हो गया, कि मुझे आपने अप्लाई क्या करना आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी मोडालिटीज हैं। अब आपने देख उसने कंसल्ट किया आपने कि जी आपको मैं शॉर्टवेव डायथर्मी दूंगा, अल्ट्रासोनिक दूंगा, इंटरफेरेंशियल दूंगा, कौन सी ट्रीटमेंट दूंगा जिससे आप बेहतर हो जाएंगे, तो दिस इज द कंसल्टेशन। सर ये तो चले हो गया कि डॉक्टर के एंड से कि उसकी कंसल्टेशन, ये बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक घर में बैठे लोग जो हमसे है ना, उनको इधर उधर नहीं फिरना चाहिए। अगर वो उनका डायरेक्ट जो है ना वो फिजियो का पेशेंट है, तो काइंडली हम लोगों तक ये डिलीवर करना चाहते हैं कि ये इश्यूज हैं बेसिक जो आपको डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना चाहिए, इधर उधर नहीं फिरना चाहिए। तो काइंडली आप 2-3 चीजें ऐसी कोई बता सकते हैं कि जिनकी वजह से ना वो लाइक टाइम भी जाया होता है, उनका एनर्जी भी जाया होती है, पैसे भी जाया करते हैं। 98% पेशेंट तो डायरेक्ट किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता। इवन किसी को अपेंडिक्स भी है ना तो पहले वो मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाएगा, वो दवाई लेगा, 15 दिन नहीं आराम आया, 16 दिन नहीं आराम आया, देन वो किसी फिर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। लाइक इसी तरह जिन लोगों को एक नॉर्मल वे में, जैसे सुबह उठने में स्टिफनेस फील हो रही है, नेक झुकाते हैं तो उनको काम करने में इश्यू हो रहा है, हाथ में सुनपन आ रहा है, उनको फौरन डायरेक्ट अपना फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर एक पेशेंट वो वर्क कर रहा, वो कहता मेरे हाथ की फिंगर में काम करना छोड़ दिया है, तो फिर उसको डायरेक्ट उसी के पास जाना चाहिए जिसकी स्पेशलिटी बनती है। ठीक हो गया। उसको फिर डायरेक्ट फिजिकल थेरेपिस्ट के पास तो नहीं जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि मेरी लैक ऑफ मूवमेंट हाथ की खत्म हो गई है, तो फिजिकल थेरेपिस्ट उसकी मूवमेंट को तभी रूल आउट करके देखेगा ना कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है, वो डायग्नोज कहाँ पे हुआ, उसके लिए कोई MRI, ये वो सारा इट्स अ साइकिल है। तो उसको घूम के फिर, बल्कि अगर डायरेक्ट आ भी जाए और उसको नजर आ रहा है कि मैंने इस पेशेंट को 4 to 5 डेज ट्रीट किया है और ये नहीं ठीक हुआ, तो उसको लाजमी कंसल्ट कर लेना चाहिए। ठीक हो गया। इसमें कोई हद तक नहीं होनी चाहिए जी कि मैं डॉक्टर हूँ और बस मेरे जोगा पेशेंट रह जाए, ये गलत है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हमारे डॉक्टर हजरात भी हैं उनमें भी यही है कि एक फिजिशियन के पास भी कोई गायनी की पेशेंट भी जाती है तो उसको गायनी की दवाइयाँ तो वो भी दे देता है। ऑर्थोपेडिक के पास जनरल सर्जरी का पेशेंट जाता है वो भी ट्रीट कर लेता है। तो ये तो ऑल ओवर इस तरह हो रहा है, क्योंकि हमेशा ये, अगर मेरे पास एक पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द है, तो पता तो मुझे भी है कि उसको पैराडोल या एनसेड कोई भी दे दूंगा, डेंजन डीएस दे दूंगा तो उसकी पेन कम हो जाएगी। लेकिन मुझे चाहिए एथिकली कि उसको मैं फौरन करूँ रेफर टू डेंटिस्ट,
ठीक हो गया, वो डेंटिस्ट के पास जाए। सर एक्चुअली बेसिकली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही करने लगी थी कि फिजियोथेरेपिस्ट को परमिशन नहीं है मेडिसिन रिकमेंड करने की या प्रेस्क्राइब करने की या कुछ भी, तो लेकिन बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि रिकमेंड करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आपका इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका है? ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में चीजें हैं, जबकि देखें अगर आपके लॉ में आया कि आपके जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है फिजिकल थेरेपिस्ट के एसओपीज वर्किंग के, तो वो दो चीजें लेते हैं, यूके बेस्ड एंड यूएसए बेस्ड। तो अगर आप यूके में देखें तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, प्रिस्क्रिप्शन वो लिख सकते हैं, लेकिन मसल रिलैक्सेंट 3-4 मेडिसिन हैं वो लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये रूल है कि तितर एंड बटेर वाला, कि वो हमने एसओपीज तो बनाए यूके लेवल के, लेकिन काम हम अपनी मर्जी से करने देंगे, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। इसके लिए हमारे बाब-ए-इख्तियार जितने भी हेड ऑफ बैठे हुए हैं ऊपर, ये उनको सोचना चाहिए। हर किसी फील्ड को स्नप नहीं करना चाहिए, ये स्नप कर रहे हैं उनको दबाने की कोशिश। और मेरे यूरोप में देखे वो हर फील्ड को ऊपर लेके जाते हैं। Exactly. यहाँ पे वो 2 अपॉर्चुनिटी ऊपर बैठे हो, कहते नहीं हम मैं बाकी सबको नीचे कर दो, तो वो गलत है। हर स्पेशलिटी को उसको उसका काम करने दो और उसको इतना आगे बढ़ा दें कि वो कल को पब्लिकली कंट्री के लिहाज से आपका एक नाम बने। जी बिल्कुल। और आपके प्रोफेशन को हमेशा आगे लेके जाना है। आप फिजिकल थेरेपिस्ट देखें, उसमें पीएचडी भी कर रहे हैं, मास्टर्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको इन मास्टर्स का क्या फायदा? इसलिए फिजिकल थेरेपिस्ट पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट एंड विटामिन थेरेपी तो दे सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स एंड अदर थिंग वो थोड़ा सा नहीं देनी चाहिए, ना ही देनी चाहिए उसको। ये ठीक हो गया। लेकिन सर बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे हैं जो कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं, स्टेरॉइड्स भी रिकमेंड कर रहे हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन मैंने आपको पहले कहा है कि इन यूके इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन फिजिकल थेरेपिस्ट को परमिशन है। ओके। अब प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में उसको क्यों नहीं लाया जा रहा। अगर एक पहले आप छोटी सी बात लें, डेंटिस्ट 3 ईयर का था, उसको 4 ईयर कर दिया। जी बिल्कुल। चले जी इसको 4 साल का करें, इसमें अमेंडमेंट करें, इसमें जरूरत है। एमबीबीएस 4 साल का था, 5 साल का कर दिया। एमबीबीएस आफ्टर बीएससी भी एडमिशन हो जाता था, अब आकर उन्होंने कहा ये एफएससी के बाद होगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड को आगे कौन लेके जाएगा? उनको कौन? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये खड़ा है कि अगर ये कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होना। आपका रिजक आपको मिलना, उसका रिजक उसको मिलना है। किसी की स्पेशलिटी को स्नब नहीं करना चाहिए, मैं तो बस ये कहूँगा। सर आप काइंडली आप मुझे अपना प्रोटोकॉल बताएंगे कि आपका एक पेशेंट आ गया है आपके सेटअप में, तो आपका प्रोटोकॉल क्या होता है, उसका टाइम पीरियड मुझे बताइए, और ये आपका स्केड्यूल किस तरह से चलता है, उसके शेड्यूल्स होते हैं या किस तरह से आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं, वो काइंडली उसके बारे में बताइएगा। जितने भी हमारे पास आते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्टेज में होके आते हैं। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने मार्केट में भी देखा है, कुछ लोग कहते हैं जी बैकएक का पेशेंट आया, स्ट्रेचर के ऊपर आया और घंटे बाद वो सीधा होके चला गया। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। या तो फिर पेशेंट को था ही कुछ नहीं, या उसकी एक वीडियो तैयार हो रही थी। ठीक है। मुझे दुनिया में कोई ऐसा पेशेंट नहीं है कि जो स्ट्रेचर पे आए और एग्जैक्ट 15 मिनट बाद वो एक ट्रीटमेंट पे बाहर चल जाए, फिर तो पेशेंट को किसी और जगह जाना ही नहीं चाहिए। तो ये कितना होता है इसका प्रोटोकॉल, कितना टाइम पीरियड या कुछ भी? बैक एक जो है ना, इट शुड बी रिकवर विद इन 5 to 6 वीक। ये बड़ा मिनिमम पीरियड बताया है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द डिजीज के उसकी सेवेरिटी कितनी है, उसका कंप्रेशन कितना है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना, ये 10 दिन में ठीक करें, ये दुकानदारी चल पड़ी है। प्रोफेशन एक बड़ा, ये वो प्रोफेशन है जिसमें अल्लाह ताला ने एक इंसान को एक इंसान के हाथों दे दिया कि तुमने इसको ठीक करना है ना। ठीक करने वाली रब की जात है, उसने आपको एक बनी नो इंसान बना दिया कि तुम मेरे बंदे को ठीक करोगे। जी बिल्कुल। तो हमें उसके साथ ब्लफ नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसलिए उसको एग्जैक्ट चीज बताएं कि ये तुम्हारी डिजीज है। मेरी मेडिकल बुक ये कहती है, अब लाइक फ्रोजन शोल्डर हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि 1 and 2 ईयर में जाके कंप्लीट होता है। अगर आप उस पेशेंट को कहें जी मेरे पास आए तो मैं 2 दिन में फ्रोजन शोल्डर ठीक कर दूंगा, तो ये झूठ है। ठीक तो पेशेंट आपके 2 दिन की बात पे आप उसको 10 दिन कहेंगे, 10 दिन के बाद 15 दिन हो गए, 16वें दिन पेशेंट नहीं आपके पास आएगा, वो कहेगा डॉक्टर झूठ बोल रहा है। तो डे फर्स्ट क्यों नहीं उसको बताते कि जी आपको 8 से 10 हफ्ते लगेंगे, इसमें आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। हो सकता है वो 5वें हफ्ते ठीक हो जाए, 7 में। लेकिन उसको ये एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया कि डॉक्टर ने मुझे टारगेट 6 से 10 हफ्तों का दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं 5वें हफ्ते ठीक हो गया हूँ। तो इसमें रेपो भी अच्छी बनती है। यूरोप में आप चले जाए तो वो यही बताते हैं डिटेल।
मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा जी, आपको पेन भी आएगी, ये भी होगा, ये सोजन भी हो सकती है, आपका फूड भी खराब हो सकता है जी बिल्कुल। देन वो अप्लाई करता है और पेशेंट सेटिस्फाइड होता है, वो कहता है जी कि मुझे डॉक्टर ने पहले कहा था। यहाँ ये होता है कि जी मैं टीका लगाऊंगा और तुम उठ के भागोगे, वो कहता है टीका तो लगा मुझे जहाँ टीका लगा वहां ज्यादा पेन हो गई है। Exactly. तो हमेशा पेशेंट को कैच मत करें, ये कोई ना तो एहसान चप्पल स्टोर है ना कोई जनरल स्टोर की आप दुकानदारी कर रहे हैं, उसको एग्जैक्ट चीज बताएं। पेशेंट है बेचारा, बड़ा मायूस होके आया होता है। जी बिल्कुल। तो आप काइंडली अब ये बताइएगा कि आपका एक सेशन जो होता है वो कितने टाइम पीरियड का होता है? एक सेशन कम से कम जी जो मेरे क्लिनिक पे होता है वो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक 45 to 1 आवर्स का होता है। उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। और समटाइम मैं ये भी बता दूं, कुछ पेशेंट आते हैं, आप उनको लाइक किसी को बैक एक की पेन हो रही है, लाइक बैक एक हो रहे फ्रोजन शोल्डर है, अब उसको फ्रोजन शोल्डर पहले तो आपको डायग्नोज आना चाहिए कि आया ये ट्रू फ्रोजन शोल्डर है या किसी और की वजह से है। समटाइम फ्रोजन शोल्डर आपके थोरैसिक रीजन के ऊपर अगर टाइटनेस हो तब भी होता है। जी बिल्कुल। आपके लंबर पे टाइटनिंग हो, एक लिटिल सा डॉट सा ही है जो आपके स्कैपुलर रीजन से लंबर पे लगता है, उसकी टाइटनिंग होगी तब भी आपका फ्रोजन शोल्डर बनेगा। तो आप एक ही चीज को लगे रहो, पेशेंट को फायदा नहीं होता, इसीलिए आप दोनों एरियाज को ट्रीट करके देखो, उसमें आपकी रिकवरी रेट ज्यादा होगा। ये इस 1 घंटे में या 40 मिनट में आप लोग क्या क्या रेमेडीज अप्लाई करते हैं या किस तरह का आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, तो वो काइंडली शॉर्ट बता दीजिएगा, हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट आता है वो सबसे पहले जो उसको हमने एसओपीज बना दिया जाता है कि ये पहले मोडालिटीज रूम में जाएगा, उसको ये चीजें लगेंगी, देन आफ्टर 30 या 40 मिनट 20 मिनट्स के लिए वो मोबिलाइजेशन रूम में जाएगा, जहां उसको फिजिकली उसके ज्वाइंट के मुताबिक, उसको मैकेनिज्म के मुताबिक मैकेनिकली ट्रीट किया जाएगा उस ज्वाइंट को जहां प्रॉब्लम है। और वो इंशाल्लाह 1 घंटे में वो वेरी फर्स्ट डे ये जरूर कहता है कि मैं पहले से बेहतर हूँ। वो ये नहीं कहता कि मैं 0/10 की अगर मैं पेन में आया था और मैं 0 में जा रहा हूँ, ये झूठ है। ठीक हो गया। वो ये जरूर कहेगा जी 10 का मेरा था, अब मैं 8 पे हूँ, दैट्स इट। ठीक है। बेसिकली ये बहुत वास्ट फील्ड है कि आप स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं, आप पीड्स में भी जा रहे हैं, न्यूरो में भी जा रहे हैं, सारी चीज़ों में, तो हम सारी चीज़ों को एक ही सेशन में नहीं कवर कर सकते। तो इंशाल्लाह हम आपको दोबारा बुलाएंगे और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाजरीन, ये थे हमारे पास डॉक्टर आमिर सईद, जो कि बाय प्रोफेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और उन्होंने आपको बताया है कि किस तरह से आप क्रैक से बच सकते हैं और अपना टाइम, एनर्जी और मनी किस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।